Bismillahirrahmanirrahim. Gentlemen, the topic assigned to us from the team building a toolkit, part 2, which tells us the tips and tactics for effective workplace team, will be explained by the group of 4 members, which are as flashed. I'll brief you about the team building toolkit 2, which is written for all types of teams in both for profit and non-profitable organization. In 90s इसका concept जिस तरह हम team को देखते थे, that was to improve the morale, increase empowerment, engage employees in the workplace. Nowadays teams are an economic necessity. जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा ही हम इकोनॉमिकली परफॉर्म करेंगे. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर होता है कि वो लो कॉस्ट प्रोड्यूस करे किसी भी चीज को, एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग दैट इनटेक नाउअडेज. New generation of employees has an even greater tendency towards collaborative workplace models than the previous generation, ताकि हम उसको as a team काम कर सके, ताकि उसकी आउटपुट बढ़े, efficiency बढ़े, effectiveness बढ़े. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, use of team is an organization strategy to engage employees and to improve productivity. Superficial attempts at teaming are कुछ organizations हैं जिन्होंने सिर्फ उसको एक नाम चेंज किया है उसका, like supervisors, coaches and team leaders, with no change in the structure. Others do teaming when everything is okay. Otherwise they turn to the traditional way, that is top to down, once the demand increases. मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि टीम डेवलपिंग कैसे की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रोल विच इज प्लेड बाय द लीडर, जो कि बेसिक मेंबर उसका होता है, सिस्टमैटिकली अगर वो प्रोवाइड करे जो फॉलोइंग चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बेहतर टीम बन सकती है. मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल अश्योरिंग अ जॉब स्टेबिलिटी नॉट सिक्योरिटी. मैं आपको बताता हूँ कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में क्या फर्क है. स्टेबिलिटी इज टू कीप सम जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर हम सिक्योरिटी को देखते हैं तो सिक्योरिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग जॉब व्हेन बिजनेस इज ग्रोइंग. जॉब सिक्योरिटी इंक्रीजेस और वाइस वर्सा. सेकेंड इज टाइम फॉर टीम्स टू मीट रेगुलरली टीम के साथ जब वो मीटअप करता है. रिवॉर्ड्स फॉर बोथ टीम्स एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट्स. केयरफुली डेलीगेट करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें देखा जाए तो जितनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम किसी को देंगे उतना ही उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हिज आउटपुट विल बी इंक्रीजिंग. उसको ही विल बी रिस्पॉन्सिव बिकॉज उसको पता होगा कि आई हैव बीन गिवन द अथॉरिटी फॉर दिस and now I have to respond it accordingly and I'll be answerable to it as well. Feedback and performance on an ongoing measures. Team building begins with a clear decision by the leadership to encourage an employee to operate in teams. Leadership की commitment क्या होती है? Leadership is to support the team efforts openly and without reservation if it accepts team to succeed. अगर वो चाहता है कि उसकी टीम सक्सेस सिर्फ लाइन पे चले, तो ही हैज टू ओपनली एक्सेप्ट इट और सपोर्ट करना चाहिए उसको टीम को. सेकेंडली, लीडर मस्ट अवॉइड ऑन गोइंग और ऑफ गोइंग अगेन सिंड्रोम. ये सिंड्रोम इज बेसिकली दिस सिंड्रोम डिपेंड, ये एक्सप्लेन करता है कि जब टीम काम अच्छा परफॉर्म करती है तो ही टेक्स द इनिशिएटिव टू हिमसेल्फ. जैसी टीम जो है वो बुरा परफॉर्म करती है तो वो सारा का सारा लोड या सारी की सारी जिम्मेदारी वो टीम के ऊपर डाल देता है कि ये आपकी वजह से हुआ है. Key benefits of the team, it increases the productivity by 15 to 20%. अगर हम 6 months के लिए as a team काम करते हैं and ultimately once it goes to 8 months it increases by 30%. Drive accountability and responsibility in all the areas within the organization. Shares in the ownership and the responsibility in the task, which is very important. जितना आप share करेंगे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतनी ही आपकी इफेक्टिवनेस और आउटपुट जो है दैट विल इंक्रीज. Leadership commitments, the key benefits of the teams are prompt, a faster response to a technological change, result in effectiveness, delegation of workload, allow greater skill development. जितनी अच्छी टीम की मतलब आप इसकी बेनिफिट ये है कि आपकी टीम होगी तो स्किल डेवलपमेंट जो है आपकी इनहेंस होगी, क्रॉस ट्रेनिंग इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
reduce silo thinking, that is very important. Silo thinking is कि एक बंदा है जो सोचता है, he tries to implement that, और वो बाकियों की राय उसमें शामिल नहीं होती, तो दैट इज अ सीलो थिंकिंग. टीम का बेनिफिट ये होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल आउटपुट और म्यूचुअल रिजल्ट हम अच्छा दे सकते हैं. Reduce absentees as well as the number of accidents and defects. There are certain drawbacks as well of the team, which I'll explain one by one. Require long-term investment of people, time, and energy. That is really pretty simple. Drawbacks, certain are, others are, can cause role confusion. Members have difficulty leaving hats at the door. ये मैं आपको समझाता हूँ कि leaving hats at the door means कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन सा ऐसा बंदा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जब कोई चीज बुरी आएगी टीम पे. नेगेटिवली बाय ओल्ड स्कूल पीपल हु लाइक ऑर्डर एंड कंट्रोल, जो कि ऑर्डर एंड कंट्रोल के उसमें ज्यादा उसको फोकस करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है. रिक्वायर पीपल टू चेंज, स्पेशली मैनेजर्स हु मस्ट लर्न टू ट्रस्ट एंड लेट गो. Effectiveness of teams is greatly influenced by members' attitude about the organization. No doubt in it. जितना अच्छा organization का attitude होगा, इतना ही effectively team perform करेगी. Here the keynote is, if team members are angry because of the lack of organization support, they will limit their effort. That is pretty much simple कि जितनी organization की support team के साथ होगी, उतना ही team अच्छा perform करेगी. There are certain types of team. I'll explain you one by one. एक है multifunctional team, the second is task force team, improvement team और self-directed work team. First of all, I'll explain you the multifunctional team, जिसमें articulate organizational need, develop psychology, develop philosophy, strategy, policies and direction, includes members from various levels of the organization, require regular meeting. Multifunctional team जो है, it require regular meeting. इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं design team and quality control. Task force or cross functional team is the second type of the team, जिसमें 8 to 12 members होते हैं based on a common purpose. इनका एक common purpose होता है, bring together individual from multiple work areas at the similar level, ताकि सारों का एक समझने के नुमाइंदा शामिल हो, या सारों एक different level की thinking इसमें शामिल हो. Implement a strategic plan for addressing problems. इस टीम को, task force team को हम steering team भी कहते हैं, process improvement team and the product launch team. ये कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं. The third one is the improvement team, जिसको functional और value stream से भी मुखातिब किया जा सकता है. The purpose of this improvement team is to include members of one department. हर एक department का एक इसमें member होता है. ये focus इनका होता है solving the problems or identify the solution. Restrict scope of activity to within the department. जितने भी department में restricted scope इनका होता है, department के जो problems या उसके जो problems आते हैं उसको solve करता है, उसको problems को identify करता है. Hold regular meetings over a short period of time. और इसका बहुत ही छोटा time frame होता है या life span होता है, बिल्कुल थोड़े से time के लिए बनती हैं, ताकि जैसे improvement, ताकि इसको improvement के track पे चढ़ा सके. The fourth and the last type of team is the self-directed work team. Functional teams को कह सकते हैं और value stream. Comprises an intact team of the employees who work together on an ongoing day-to-day basis without direct supervision. ये काम करते हैं. Assume ownership of the product or service. This is very important. जो भी product वो organization या कोई service को provide करती है, तो ये उसकी ओनरशिप इनके पास है कि मतलब कोई they claim the ownership of that product or service. Are limited to a particular work unit, share and rotate leadership responsibilities, set own goals and inspect own work. ये अपना ही goal एक इनका होता है और वो अपनी inspection, अपनी evaluation ये खुद करते हैं. Usually order materials, keep inventories and deal with the suppliers. For the second part of the presentation, I'll hand it over to the Osama Altaf to explain his part of presentation. Assalamu alaikum. My name is Osama Altaf and I'll be presenting my topic of presentation, the basics of team functioning.
Now you can see on your screen the contents of my presentation. I will be discussing all of these topics in detail. So I like to start off with an inspirational quote by Henry Ford, which was the founder of Ford Motors. He said about teamwork and teams is that coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. So he said basically is that team formation is the first step, and when they start working together, that is how success is achieved. The first topic of my presentation is forming a team. So जब आप टीम बनाते हैं, they need to have a goal and a purpose. The purpose of the team is drafted in a document called team charter. The team charter is drafted by either the founding member of the team or the body or the organization. टीम चार्टर के अंदर आपका मिशन होता है, टीम गोल्स होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होती हैं, टीम से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितनी टाइम रिक्वायरमेंट है और किसके पास कितनी लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी इन टीम में, ये सब टीम चार्टर के अंदर इंक्लूड होता है. इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन का मैकेनिज्म भी बताया जाता है कि व्हाट यू दे नीड टू कम्युनिकेट व्हाई एंड व्हेन, और ये सब चीज़ें टीम चार्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं. टीम चार्टर जो है वो बेसिकली मैनेजर भी ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन जब टीम्स को ड्राफ्ट करती हैं तो कुछ स्पेसिफिक टास्क को स्टार्ट करने में उनको फिर डायरेक्शन नहीं मिलती, उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है उनको. सो नेक्स्ट टॉपिक, गेटिंग स्टार्टेड ऑन टीम चार्टर. अब टीम चार्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है. सबसे पहले तो उसका पर्पस होना चाहिए कि व्हाई टीम हैव बीन फॉर्म्ड, then the time requirement in which they have to achieve certain tasks or what level of outcome they have to achieve in certain time requirement. और जो उनके गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, मीन्स के वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, टास्क ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट्स होने चाहिए और कोई टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनका कोई आउटपुट आना चाहिए. उसके अलावा जो टीम की मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं टीम चार्टर में. क्या डिलीवरेबल्स टीम के साथ एक्सपेक्ट किए जाते हैं और कितना लेवल ऑफ वर्क उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. आप रिसोर्सेज को भी डिफाइन करते हैं, व्हाट रिसोर्सेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू दी टीम्स फॉर परफॉर्मिंग दीज गोल्स. नेक्स्ट स्टेप टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट टू इंक्लूड इन टीम चार्टर. टीम चार्टर के अंदर हमें क्या डालना चाहिए. एक तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, कैसे टीम मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी और टीम कैसे फोर्टनाइटली या वीकली कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. उसके अलावा कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत एसेंशियल और क्या रोल्स हैं जो टीम्स को फॉलो करने चाहिए, ये भी आप टीम चार्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे. और हर जो टीम मेंबर होगा उसकी स्पेसिफिक स्किल होगा, कुछ एबिलिटी होगी जो वो टीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी टीम चार्टर डिफाइन करता है. और क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हर मेंबर फिट होगा, ये भी टीम चार्टर के अंदर इंक्लूड होता है. अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कुछ कोच स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, कुछ स्टार पॉइंट लीडर हो सकते हैं, कुछ मतलब स्टार पॉइंट कोऑर्डिनेटर. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल जो फर्दर their group member will discuss about all those roles and responsibilities. अथॉरिटी लेवल के किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी टीम के अंदर और क्या की रिलेशंस हैं जो उनको मेंटेन रखने हैं. उसके अलावा आपके पास कोई बेंचमार्क होना चाहिए कि जिससे बेस पे आप टीम की परफॉर्मेंस को जज कर सकें. डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स, instructions to his subordinates to get things done, and responsibility is the duties assigned at the time of delegating authority. So basically authority is giving direction to subordinate staff. आप उनको direction दे रहे हैं कि आपने उनको काम कैसे करना है. responsibility is that when you have the authority decides कि किसके पास क्या responsibility होगी. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये डिफाइन की जाती हैं बाय टीम स्पॉन्सर और जो कोच होता है उससे. जो कोच और जो टीम स्पॉन्सर होते हैं बेसिकली इनका काम होता है टीम मेंबर्स को ट्रेन करना. एंड ये इन द बिगिनिंग ये अब डिसाइड कर लिया जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या डायरेक्शन होगी. और इसका एक मैकेनिज्म बनाने का RACI चार्ट है जो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं थ्रू RACI चार्ट. अथॉरिटी ऑप्शंस फॉर टास्क फोर्स और इम्प्रूवमेंट टीम्स. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट टास्क फोर्स क्या होती है. टास्क फोर्स बेसिकली
इन क्राइसिस और प्रॉब्लम सिचुएशन के में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मेंबर्स को इंक्लूड करके एक टीम बनाई जाती है जिसको टास्क फोर्स या इम्प्रूवमेंट टीम्स कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रही होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही होती हैं। तो उनकी भी कुछ लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है जो स्पॉन्सर जो है वो क्लियरली डिफाइन कर देता है कि उनकी क्या लिमिट्स होंगी। उसमें सबसे पहले उनके पास जो अथॉरिटी होती है कि जो टीम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें क्या सोल्यूशंस हैं, क्या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके अलावा किन एक्शंस के लिए अप्रूवल चाहिए और किन को एक्शंस को डिले करना है, किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है और कहाँ पे कम्युनिकेशन नेसेसरी, ये सब लेवल ऑफ अथॉरिटी जो है वो टास्क फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है। Then moving on to the next topic, authority options for self-directing teams. Self-directing teams are basically those teams that are not supervised by some manager. They are independently working on a specific goal or objective पे जो teams काम कर रही हों वो सेल्फ डायरेक्टिंग टीम्स होती हैं। और सेल्फ डायरेक्टिंग टीम्स की भी हम कुछ लेवल ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं, और दिस इज आल्सो डिफाइंड बाय द टीम कोच। और इसके 6 लेवल्स होते हैं। इन द फर्स्ट लेवल द कोच इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो फाइनल डिसीजन है वो कोच ही ले रहा होता है। और जो लेवल 2 है उसमें यह है कि देयर इज सम इनपुट फ्रॉम द टीम बट द कोच इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर हियर। The third level is where the coach is involved and he is involved in the decision making process, but there is some input and some part is played by the team members. और fourth level पे टीम कोच की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको कम किया जाता है। he is consulted but is not taking the final decision. In the fifth level, the team is making their own decisions, but the coach is paying a little part, so he is informed about the final decision that has been taken by the team. So in the sixth level, कोच की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और टीम जो है वो खुद अपने डिसीजन लेके काम कर रही होती है। देन द हैंड ऑफ प्लान जो कॉन्सेप्ट आता है, हैंड ऑफ प्लान बेसिकली सेल्फ डायरेक्टिंग टीम्स के लिए बनाया जाता है। These are some 20 to 25 can be up to 30 टास्क होती हैं जो सेल्फ डायरेक्टिंग टीम्स को दी जाती हैं कि वो रिज्यूम करें ओवर द टाइम। इसमें उन स्किल लेवल डिफाइन किया जाता है, क्या ट्रेनिंग चाहिए होती है टीम मेंबर्स को और क्या टास्क जो है वो टीम परफॉर्म की जाएगी, सब हैंड ऑफ प्लान में इंक्लूड किया जाता है। और ये कोच जो है ना, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द हैंड ऑफ प्लान एंड हाउ द ट्रांसफर विल अकर टू द सेल्फ डायरेक्टिंग टीम। नेक्स्ट स्टेप वी मूव ऑन टू द RCI चार्ट का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा। RCI चार्ट बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइन करने का तरीका, एक विजुअल आपके पास तरीका आ जाता है कि आप बताते हैं कि क्या किस मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीम के अंदर। और उसमें ये जो 3 वर्ड्स हैं RACI, इसकी एब्रिविएशन बनती है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म। अब रिस्पॉन्सिबल जो होता है डूअर ऑफ द टास्क होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंप्लीटिंग द टास्क एंड जो डिसीजन मेकिंग भी है वो भी खुद कर रहा होता है। अकाउंटेबल पर्सन वो होता है जो डिसीजन मेकिंग के बाद एंड में इसमें एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है लेकिन वो टास्क खुद नहीं कर रहा होता। कंसल्टेड वो होता है पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो उसको कम्युनिकेट करता है कि while making their decision, or inform the person who will be informed that decision has been made or committed। सबसे एंड में उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आफ्टर ये टास्क को आप कर लेते हैं तो फिर इस टीम मेंबर को इन्फॉर्म किया जाता है। सो अगली स्लाइड में हम एक सैंपल देखेंगे RCI चार्ट कैसे बनता है। RCI चार्ट में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के पे हमने टास्क को डिफाइन कर दिया कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट गोल्स क्या होंगे, हाउ विल बी द कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल ऑथराइजेशन कैसे होगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने एक लेफ्ट साइड पे रख दी। और फिर आपके पास जो मैनेजमेंट के डिफरेंट रोल्स हैं वो आगे सीनियर साइट वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शनल हेड, स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट टीम्स। अब इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली ये हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है वो पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और
ऑथराइजेशन में आप देख सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो सब अकाउंटेबिलिटी होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो जो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी इज अकाउंटेबल फॉर project goals, communication and getting authorizations from senior management। और जैसे जैसे आप लो लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट टीम्स की तरफ आप देख रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग टास्क एंड गोल्स, और कुछ केसेस में उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है सीनियर मैनेजमेंट को, कुछ में वो कम्युनिकेट करना पड़ता है विद मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेब्लिशिंग टीम मेंबरशिप। अब जब टीम मेंबर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, आप कुछ क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं कि जिनकी बेसिस पे टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वो स्किल्स हो सकते हैं, एबिलिटीज हो सकती हैं, उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके अलावा जो टीम का कोच जो होता है वो, और जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड मेंबर्स की रेटिंग करते हैं, और उसके बेस पे एक डिफाइन किया जाता है कि किसका क्या लेवल है। और जो हाईएस्ट रेटेड होते हैं इंडिविजुअल्स वो प्राइमरी कैंडिडेट होते हैं और उनको टीम में इंक्लूड किया जाता है। और एक ये फेयर मेथड इसलिए है कि इससे पता चल जाता है कि किसकी क्या लेवल ऑफ स्किल्स है, किसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। सो एवरीवन नोज के व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट मार्जिन दे, और व्हाट लेवल ऑफ एफर्ट दे नीड टू डू टू मेक इनटू द टीम्स नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा रिलेशनशिप मैट्रिक्स का ये कैसे बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट्स को रख दिया कि स्किल्स क्या हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, एनर्जी, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट साइड पे आ गई। और फिर आपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जॉन, सू, टेरी, आप राइट साइड पे देख सकते हैं, इनको रेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ए स्केल 5 to 1। तो जो हाईएस्ट रेटिंग आप देख सकते हैं वो 5 दे सकते हैं, और लोएस्ट जो है 1 दे सकते हैं। और जो 4 जो दिया है, फिर उसके बाद इनको एक एवरेज करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ आर हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉयज़, और दे विल बी दी टीम मेंबर्स, और उनको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएगी। तो ये रिलेशनशिप मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने टीम मेंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल लेवल आपने उनको सिलेक्ट कर लिया रेट करके। देन रोटेटिंग टीम मेंबरशिप, इस चीज़ में ये है कि जब आप टीम बना लेते हैं तो आपको टीम मेंबर्स को रोटेट भी करना पड़ता है। वो इसलिए कि कुछ इश्यूज आते हैं टीम को, जो जब इफेक्टिवली परफॉर्म ना कर रही हो, कुछ मेंबर्स कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, तो टीम रोटेशन जो है ना वो एसेंशियल है। लेकिन इसमें है कि फॉर द फर्स्ट ईयर ओरिजिनल टीम शुड स्टे इंटैक्ट आफ्टर ए ईयर टू सेट ए परफॉर्मेंस बेंचमार्क। जब एक साल तक रहेंगे वो एक परफॉर्मेंस का बेंचमार्क सेट करेंगे, और मतलब एक लेवल आ जाएगा कि कितना लेवल ऑफ एफर्ट हर टीम मेंबर से रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इन द मिडल ऑफ द प्रॉब्लम आप यू गोइंग टू रोटेट और मूव सम टीम मेंबर, तो the old members will confront the won't confront the problems, और वो सारा न्यू मेंबर के ऊपर डाल देंगे, और ये मतलब उनके लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा न्यू मेंबर्स को टू परफॉर्म इन सच टीम्स। दूसरा ये कि इसका पर्पज़ ये है कि इसलिए रोटेट किया जाता है कि टीम एनर्जाइज और फ्रेश रहे, उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। और एक रिकमेंडेड जो मेथड बताया है कि 2 मेंबर्स को एवरी 6 मंथ्स के बाद जो है वो रोटेट करना चाहिए। अब कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको रोटेशन प्लान को मॉडिफाई करना पड़ता है, और वो तब आती हैं कि आपकी टीम बैलेंस ना हो, कुछ मेंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मेंबर्स जो हैं वो एक टीम में आ गए, तो उसको आपने बैलेंस करना। कुछ जो परफेक्ट टीम वो होती है जिसमें कुछ वीक मेंबर्स, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, और हर सेट ऑफ स्किल्स कुछ का स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ का वीक होगा, लेकिन आपको बैलेंस करना होता है टीम मेंबर्स को। और जो सेकंड कंडीशन ये है कि आपको मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट में कोई मेंबरशिप रोटेट कर दिया है टीम मेंबर्स को। तो ये इसलिए कि जो मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है वो मोस्ट एसेंशियल एंड क्रिटिकल पार्ट होता है। उसमें अगर आप टीम रोटेशन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है। और स्पॉन्सर या कोच जो तो वो ट्रेनर होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो उससे ये होगा कि टीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्रिटिकल इश्यूज इन मेंबरशिप में ये आता है कि कुछ मेंबर्स को जब
इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं तो वो दे डेवलप नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स देयर टीम मेंबर्स, और वो समझ नहीं पाते कि व्हाई दे हैव बीन लेफ्ट आउट, कि व्हाट स्किल्स दे डिड नॉट हैव। तो उसका एक इफेक्टिव वे टू काउंटर इज थ्रू मेंटरशिप एंड अदर इशू दैट अराइजेज दैट जो टीम के ऊपर में जो कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो मेंबर्स नहीं होते टीम में उन पे ज़्यादा ओवर बर्डन करते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते जो स्पेशल प्रिविलेजेस वाले मेंबर्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि टीम मेंबर्स को आप रोटेट करें। तो टीम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप टीम को कुछ ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत होती है, हाउ टीम में कैसे काम करना है, क्या कम्युनिकेशन मीटिंग स्किल्स उनकी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब ट्रेनिंग जो है ना स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टीम के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब जो सेल्फ डायरेक्टिंग टीम्स होती हैं वो टीम मेंबरशिप और सिलेक्शन में पार्टिसिपेटिंग क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मेंबर्स और कुछ मेंबर्स उनके ऑलरेडी द पार्ट होते हैं रोटेशन और मेंबर सिलेक्शन के अंदर। और जब आप रिमूव करते हैं किसी मेंबर को तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम के ऊपर इफेक्ट आ रहा था और वाई ही हैज बीन रिमूव्ड। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सो इट टेक्स टाइम। तो डिटरमिनिंग ऑप्टिमल टीम साइज, अब टीम साइज जो है वो क्या होना चाहिए ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हैं या जहाँ पे लेवल ऑफ एफर्ट ये स्किल ज़्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी वाली कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज या स्किल वाले मेंबर ज़्यादा चाहिए, तो उसमें आप डिफरेंट मेंबर्स को टीम में रखेंगे ऐसे जो डिज़ाइन कर सकें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑल डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स वाले टीम मेंबर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स टास्क और आ जाएं तो 6 to 12 मेंबर्स जो टीम साइज का ना वो मोस्ट इफेक्टिव है। जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ता जाएगा तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, और टीम मेंबर्स में अगर आप 15 to 16 मेंबर्स की टीम हो वो भी इफेक्टिव होती है। जो डिसीजन होता है टीम साइज का वो इस बेस पे लिया जाता है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टीम। अच्छा, देन वी मूव ऑन टू आइडियल टीम साइज फॉर हाई परफॉर्मेंस। जब आप टीम मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो यू कैन सी ऑन द वर्टिकल एक्सिस द कम्युनिकेशन लाइन बढ़ती जाएंगी और टीम का साइज जैसे बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लाइन डायरेक्टली उसके साथ बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल मतलब अगर टीम की साइज 3 है तो टीम मेंबर ए को बी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और बी को सी से कम्युनिकेट की ज़रूरत है। तो इस तरह आपके पास 3 कम्युनिकेशन लाइंस बन जाती हैं और इसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। उसमें गैंगिंग इफेक्ट होता है कि 2 मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, तीसरे बंदे को निगलेक्ट कर रहे होते हैं या उसको डिग्रेड या अंडरमाइन कर रहे होते हैं उसके एफर्ट्स को। जब 5 टीम मेंबर्स हो जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, जो अदर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होंगे और वो उनका बर्डन उठा रहे होंगे। तो आइडियल टीम साइज जो 6 तक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टीम मेंबर्स को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो टीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। जब नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव करते हैं तो ओरिएंटिंग न्यू मेंबर। जब न्यू मेंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे टीम के ऊपर टीम के अंदर तो ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका इंट्रोडक्शन करें, कैसे कि ओवरव्यू दें उनको, ट्रेनिंग अबाउट टीम, उनको टीम की हिस्ट्री बताएं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंड आउट प्लान एंड टीम प्रोटोकॉल्स, review of team scribed notes with decision, all information of the team and discuss roles and responsibilities of all other team members। उनको सब कुछ बताया जाए ताकि वो टीम के अंदर फिट इन हो सकें। और जो स्टार पॉइंट कोऑर्डिनेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यू मेंबर्स। और जो न्यू मेंबर्स जब आते हैं तो वो 2-3 ओल्ड मेंबर्स से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको हेल्प मिलती है कि कैसे टीम के अंदर एडजस्ट होना है। और जब न्यू मेंबर्स को आपने इंक्लूड कर दिया टीम के अंदर तो उनको ओल्ड मेंबर्स के साथ या सीनियर मेंबर्स से 1-on-1 वर्क करने के लिए अलाउ किया जाता है या एग्जिस्टिंग मेंबर्स के साथ, ताकि वो जो हैं वो एक रूटीन वर्क में एक फ्लो में आ सकें और अपना टीम के अंदर पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकें। बट इस सिस्टम में ये होता है कि 2 टीम मेंबर्स एज ए 1 यूनिट काम कर रहे होते हैं। अगर एक एब्सेंट होता है तो
दूसरा उसकी जगह चीज़ को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर कर लेता है। अब मीटिंग के अंदर एक एब्सेंट है तो दूसरा उसके लिए नोट्स ले लेता है और उसके लिए मटेरियल इकट्ठा कर लेता है, और इंफॉर्मेशन जब डिसीजन मेकिंग में होती है तो अदर की दूसरे मेंबर की एब्सेंस में जो जो मेंबर है वो उसके लिए फिट इन हो जाता है, उसके लिए वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा होता है। हैंडलिंग रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट, अब इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली 30% जो मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले जाते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए एक ये मैकेनिज्म है कि उसकी टीम मेंबर की रेजिग्नेशन जो है ना वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनसे लिए जाए कि उन्होंने रिज़ाइन कर दी है, और उनसे फीडबैक लें ताकि टीम को इम्प्रूव कर सके। द टीम शुड कंडक्ट एन एग्जिट इंटरव्यू टू डिटरमिन व्हाई द मेंबर हैज रिजाइन, कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया। अब एग्जिट इंटरव्यू यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस दैट आर व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, व्हाट शुड स्टे द सेम, व्हाट डिड did you have support from the team, would you return to team, why or why not। कि आप ये सब क्वेश्चन उनसे पूछ के अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टीम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए आप जो है एग्जिट इंटरव्यू रखते हैं। तो अब इसमें कुछ इश्यूज ये आते हैं कि कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो रीजंस नहीं बताते टू प्रिजर्व देयर वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर टीम मेंबर्स, और इसके लिए आप ये कि आप उनके क्लोज फ्रेंड या एक किसी एक इंडिविजुअल से डिस्कस कर सकते हैं क्या इश्यूज थे कि व्हाई द टीम मेंबर हैज लेफ्ट द टीम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब आप उनसे फीडबैक लेंगे तो प्रॉब्लम्स और हिडन फैक्ट्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सब आपको एक्सपोज हो जाएंगे कि क्या टीम में इश्यूज चल रहे हैं, और आप इस तरह टीम परफॉर्मेंस को अच्छी तरह कर सकते हैं। So for the next part, my friend Sikbatullah will present. Assalamu alaikum, dear sirs and fellows. My name is Sibatullah. I will present with my topic, assigning team roles. These are some quotations. The first one is like individual commitment to a group effort. That is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work. None of us is as important as all of us. This quotation shows the importance of teamwork. Assigning team roles. Assignment of roles should be based on skill, experience, and commitment. इसका मतलब ये है कि assignment of roles जो है उसको सिर्फ seniority based पे नहीं देना चाहिए, बल्कि skill, experience और commitment को भी देखना चाहिए। इसी तरह there are numerous roles on a team, which includes the coach, यानी self-directed, sponsor, cross-functional, BUM यानी business unit manager, meeting roles, star points, and SMEs यानी subject matter experts. It is important that team members rotate their roles on a regular basis to ensure that the team builds strength. It should be among all team members, not just among the few who are already capable. ये rotation roles की जो rotation है, इससे teams की जो strength है वो ज़्यादा होती है. This is another quote: success is your duty, obligation, and responsibility. मतलब responsibility, obligation, duty अगर ये हो तो success आपकी मुकद्दर होगी. Responsibilities of team coach or sponsor. The role of coach or sponsor is very important to the team's success. A high performance team recognizes the value of a coach or sponsor. This includes him or her in team activities and meetings. Teams do not have the authority to remove their coach or sponsor, nor to suggest that the coach or sponsor not to attend the meetings. The duties it has. The first one is preliminary team charter. It includes the initial goals, complete the handoff plan for self-directed and RACI chart for the teams, which my colleague already discussed. It is said to delegate authority and responsibility carefully and systematically through these handoff plan and RACI charts. Facilitates
preliminary team meetings until role rotations, just to review the team action plans, to provide ideas and resources, and to clarify boundaries. Guide the team in development of work breakdown plans for each goals in a way to just timely fashion to team members. It helps the team clarify and maintain focus on its mission, goals, and measurement. It also transmits information, knowledge, and skills. It interprets and explains policies, work specification, and job orders for the team. It also encourages effective problem solving and responsible risk taking among team members. It reinforces and rewards proper team behavior. It troubleshoot for the team in areas of expertise. मतलब ये कि एक ट्रबल शूटर की तरह काम भी करता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इशू हो तो उसको ट्रबल शूट करता है, खत्म करता है through his expertise. It also identifies resources needed. Resources जो है अमूमन जिसमें people, time, money, material ये सब facilities आते हैं, ये इसको इंश्योर करता है, इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है. It also teaches team members how to manage work processes effectively and to evaluate results. It also monitor team progress, just to encourage delivery of reward and recognitions. Model proper team behavior in all areas, just to help in establishing the team climate and shape attitudes of the team. It promotes empowerment, self-discipline in team members, act as a team liaison to the external environment, like networks the team results as appropriate. It promotes shared information and collaborative problem solving. It also fosters a learning environment, just by creating an environment in which help the team members to learn, grow, and develop. मतलब लर्निंग और ग्रोइंग और डेवलपमेंट में उसकी मदद करता है. दूसरा ये है कि help the team establish and hold the team accountable for tracking all deliverables. Responsibilities of executive sponsor champion. It is helpful to select an executive sponsor for the team, especially if the focus is on changing the status quo. मतलब ये कि current जो situation है उसको change करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव और स्पॉन्सर या चैंपियन जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है टीम में. द एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर सर्व एज अ लिएजन between what the team is trying to change and the existing structure that may resist the change. मतलब स्टेटस को के साथ की वो होती है ताकि स्टेटस को चेंज हो जाए, और स्टेटस को चेंज करना जो है ये टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. The duties of executive sponsor. It functions as a liaison between senior level leadership and the team. Like it regularly communicate about the team progress. It identify issues or concern at a strategic level that could impact the team achievements of goals and milestones. मतलब ये है कि ये उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है जिसकी वजह से गोल्स और माइलस्टोन्स को अचीव होना चाहिए एक टीम के लिए. It also helps the team to negotiate critical completion dates. It provides guidance and directions on issues that the team is unable, directions in which the team is unable or not authorized to resolve. So it helps to provide guidance and directions. It also helps to meet periodically, like monthly, quarterly, with team members, with the team to provide support, to provide support and encourage the progress in team. Responsibilities of BUM or value stream manager. The BUM or value stream managers oversees the work of numerous teams within a specific unit of operation. In this, it includes like assembly, finishing, shipping, or receiving, or value streams. All these are, of course, under the rules of BUM.
The duties of BUM. It oversees the smooth functioning of the entire value streams, like a business unit to achieve a business objective. It also identifies and implements efficiencies within process, flow, and staff utilization. It grows the business of the value stream. It assesses and maintains adequate and competent resources. It also helps in developing and oversees the budgetary process of the value stream. The responsibilities of coaching facilitators. Nowadays, many organizations utilize coaching facilitators who work closely with the team to teach meetings and problem-solving skills. The duties it includes, it regularly works with the team members in the various team just to teach the teaming behavior, like how the team should behave, teaming behavior. It also helps guide team members to perform meeting roles effectively. It helps the team build and maintain its board. It also supplies teaming tools to enhance the team functioning. टीमिंग टूल्स जो हैं इसमें अमूमन यानी टीम सर्वे प्रोटोकॉल्स एक्टिविटीज ये सब टीम टूल्स में आते हैं just to enhance the team functioning. It also guides the team goal setting process. Yani, it helps the team to build work breakdown plans to achieve consensus on the approach to achieving the goals. It also requires resources to support the team efforts. It interacts regularly with the team coach. Responsibilities of subject matters. The subject matter expert brings specialized skills and experience to the team. These are usually technical skills. Technical skills are like engineering, process designing, maintenance and tooling, or project management, scientific expertise in IT relevant. All these are technical expertise which are brought by subject matter experts. The SME or subject matter expert may participate on the team for a period of time and then move on to another task. Responsibilities of star point leaders or business process leaders. The tasks are divided like points of a star and assigned to team members who maintain responsibilities for them, typically for 6 to 12 months. The duties of star point leaders are following. It actively coordinates the development of team members into the specific star point role. It establishes goals and desired results for a particular star point. Provide training guidance for the SPCs in the specific area. It also meets with the SPCs on a regular basis just to discuss issues and concerns and to encourage development in team. It also ensures that the star point area is being adequately performed on all teams just to monitor the effectiveness and apply corrective actions when necessary. It links SPCs together to perform the task of problem solving and plan, which needs additional discussions or decisions. So these are all this is also done by star point leaders. It also engaged with the coach and BUM on critical issues. It transfer supervisory function to the SPCs. The responsibilities of star point coordinators. SPCs are team members who volunteer to perform the roles, the role identified in the following list. Like typically, they hold the role for 6 months to a year. Other team members serve as a backup star points in each of the roles. So duties of SPCs are following, like
Like these are the following SPCs duties: communication SPCs, continuous improvements, and the others. The communication SPCs, it says like to keep the team informed about plant and team activities. It maintains communication guidelines. It coordinates team articles for organization or team newsletters. It updates the team charters. These are all comes under the communication SPCs. Continuous improvement SPCs. It follow up on Kaizen event. Kaizen is a word which means like continuous improvement. So it helps in Kaizen events. It implement process improvement for identified problems. The other is human resource SPCs. We distribute HR information to the team for like benefits information, policies, and the other is inventory and material services SPCs. It ensures the work in process is moved to the inventory location after production is reported. And the other is production SPCs. It runs reports on the factory planners. It communicates production goals to the team. It also communicates with production control about hard parts or parts issues in the teams about some products. It organizes the daily schedule of changeovers and communicates it to the team. It reports on compliance issues. The quality and customer service SPCs. It oversees the team reject and rework areas as well as key in the inventory. It ensures that the team adheres to the quality and process control plans, policies, process, and procedure, including all international standards organization documentation. The safety and ergo SPCs. It conducts safety orientation with new hires or associates who have transferred into the department. It manages scheduled departmental safety compliance or behavior related audits. Training SPCs, it includes like to coordinate the training plan for the team. It assesses the team training needs. It maintains team training records, conduct new member orientation and training. Responsibilities of cross-functional SPCs. Cross-functional teams also benefit from the use of SPCs, although the rules are much simpler and there are no SPLs. The members usually hold these roles for 3 to 6 months, again with the backup team members in place. The cross-functional SPCs also holds the following duties, like team leaders. It works as a team leaders, in which it acts as a contact person for the team. It oversees the completion of regular reports to our management. It helps the team manage its relationship with outsiders. The challenges the team to perform at its best. All these are made sure by the cross-functional SPCs. The other is customer focus. It represents a look out for the customer well-being. Like it is more customer focus oriented leaders. It also provides the team with ongoing feedback from customers throughout the process. It also identifies and reports on any customer complaints. Meeting oblique administrations. It ensures that regular team meetings are held, determine the location for the meeting. It distributes mail and other information to the team. It maintains all team files regularly, update and clean out the files. Communications. Quality and measurements. In quality and measurements, it works as to monitor the quality of the team output. It track and maintain a scoreboard on the team measurement. It also keeps the quality measurement up to date on all levels. It provides the team with statistics on its accomplishment. Communication. It identifies the report and
communication needs to the team throughout the project. It communicates with other teams, keep other informed about the team. It also identifies communication barriers, suggests to the team ways to improve communication. Training. It helps the team identify training needs, maintain a master of all teams like training that has been conducted and who has received what training. It provides feedback to trainers on request. Technical advisor or the assistants. It assists team members with technical questions. It assists team members with posting to public folders. It creates subfolders for the team on intranet. It also assists team members with other technical matters. This quotation also shows the importance of team. Like no matter how brilliant your mind or strategy, if you are playing a solo game, you will always lose out to a team. Like teamwork is more important than us than an individual work. Responsibilities of team members. Teams also find it helpful to identify general responsibilities of all team members. The main responsibilities of these are the following, like completing assignments and doing any necessary pre-reading, in advance of the team. It also attends regularly scheduled team meetings on times just to participate in teams and discussions and offer suggestions during team meetings. It remains proactive when things are not going well for the team. It offers ideas and options to solve team problems. It rotates team meetings rules, perform rules effectively. It also acts as a buddy when someone is absent. My friend also explained about buddy systems. Like if someone is absent and then the other team members works on his place just to carry out with the task, with the goals, with the project. It communicates with team members about problems. It also participates in training and practice what is learned. It accepts and supports consensus decision of the team. The key components in high performance teams are the following. Like high performance teams displays the following characteristics which are very important for high performance of teams. The first one is like team goals. Team goals are considered to be as important as individual goals. Like members are able to recognize when a personal agenda is interfering with the team direction. Every member should be able to recognize this. Uh, the team is able to focus on both task completion and process maintenance. The team understands the goals and is committed to achieving them. Like everyone is willing to shift responsibilities to meet demands. Uh, it the conflicts and differences of opinions are considered opportunities to explore new ideas. Actually, it emphasizes is on finding the common ground for everyone. Uh, uh, Trust replaces fears. It means that members feel comfortable taking risks, direct eye contact, and spontaneous expression are present in meetings, like in meeting of teams. In teams, always trust come forward. Uh, so this is the case. And the last one is decisions are made by consensus, and the decision are accepted and supported by the team members. So this was all from my side. Now I will request to Muhammad Yasser to present his slides. My name is Muhammad Yasser, and today my topic is causes of team failure.
What is team? Team is a group of individual, human or non-human, working together to achieve their goals. Or a team comprising with merged thinking causes of individual group of, to perform efficiently and reveal the effective result of the target goals. टीम किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसे टीम कहते हैं. Moving to the next slide, causes of team failure. Our main topic is causes of team failure. The team experiences a poor leadership within and or out the team. There is a resistance for the first line provide. The organization fails to use the team effort in any meaningful way. Members receive the insufficient training to be successful in a new roles. Conflicting the priorities lead to mix the message about the teaming. Teaming becomes a good day activity. Teaming is a limited to a tool and not seen as a culture change as well. To the next slide. The team lacks visible support and the commitment from the management. No real change in the structure occurs. The hierarchy structure continues despite name changes. The team focus on the task activities and the exclusion of the work on the process and the team member relationship. The team has too many members and the lacks the strong structure necessary to deal with the large team. The management expect the immediate returns and investment and the team is unable to provide it quickly as demanded. अक्सर देखने में आता है कि मैनेजमेंट की तवक्को होती है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर फौरी इन्वेस्टमेंट जो की होती है वो उसको फौरी वापस किया जाए और इससे ये टीम से मुतालबा करते हैं कि मतलब इसको फौरी तौर पर मतलब जो इन्वेस्टमेंट की होती है मतलब उसको हम वापस जितनी जल्दी हो सके तो हम उसको रिटर्न कर लें. और दूसरा ये भी होता है कि टीम के पास आला मैनेजमेंट की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं होती जिसकी वजह से मतलब टीम के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जब कोई इसमें ये भी है जब कोई इदारा फेल हो टीम को सही तरीके से चलाने में तो इसमें भी मनफी असरात मुरतब होते हैं मतलब टीम को काज़ ऑफ फेलियर के ऊपर. इसमें और भी काफ़ी वजूहत हैं जो मतलब टीम के फेल होने के सबब बनती हैं जिसमें ज़्यादातर लैक ऑफ द मैनेजमेंट है, ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग है, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एंड लैक ऑफ म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है. ये सारी वजूहत हैं जो कि मतलब कॉजेज हैं टीम फेलियर के. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. इसमें the race of a case study, rowing race between the Arabian and the Japanese scenario. इसमें हमने एक rowing race की केस स्टडी ली है जो कि एग्जांपल है अरेबियन और जापानीज के दरमियान. ये सिनेरियो बयान किया हुआ है. There is a rowing race between the Arabian and Japanese. Both were free to form their teams according to their own planning. ये बहुत टीम्स जो थी वो फ्री थी कि वो अपने तरीके से अपनी टीम को प्लान करें. It's allowed each team members to take a part including the leader and workers. इनको ये भी अलाउ था कि मतलब आप मतलब 8 मेंबर ले सकते हैं. उसमें मतलब आपने कितने मतलब लीडर लेने हैं कितने वर्कर्स लेने हैं ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि मतलब आपने कैसे मतलब अपनी टीम को बनाना है. Japanese fixed a team, a leader and 7 rowers, while the Arabian fixed 7 leaders and 1 rowers. Japanese ने अपनी टीम को इस तरह फिक्स किया कि उसने 7 रोवर्स रखे और एक लीडर रखा. And while Arabian fixed 7 leaders and 1 rowers, Arabian ने 7 लीडर रखे और एक रोवर रखा. Arabian teams and Japan agreed to an annual rowing race. Each team should contain 8 members. हर एक टीम में 8 मेंबर होंगे. Both teams worked really hard to get in the best shape. The day the race started, the both teams were in a similar condition. The Japanese won by 1 mile. Japanese जो हैं वो 1 माइल पे जीत गए. The mood in the Arabian teams was really close to the freeze point.
The management decided to win the race the next year. So they established the team of the analysts to absorb the situation and they recommended the solution. After the several detailed analysis, the team found out the Japanese had 7 overs and only one captain. After analysis के बाद ये डिसाइड हुआ कि जापानीज जो रेस जीती है वो इस वजह से कि उनके पास 7 ओवर्स थे और एक कैप्टन था. अरेबियन टीम जबकि अरेबियन टीम के पास 7 कैप्टन थे और एक रोवर्स था. Facing the such a critical scenario, the management showed the unexpected wisdom in the hired the consultant company and regrouped the Arabian team. इसमें मैनेजमेंट ने ये किया कि एक कंसल्टेंट कंपनी हायर की कि उनको मतलब एक टीम रिक्रूट करके दे. After the several months, the consultant come up with the conclusion that there were too many captains and too few rowers in the Arabian team. A solution was purpose-based on the analysis. The structure of the Arabian team has been to be changed. The solution ये था कि आपको मतलब अपनी टीम का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. तो कंसल्टेंट ने ये सजेशन दी कि आपको अपना टीम का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी टीम में ज़्यादा कैप्टन्स हैं और रोवर्स कम हैं. As of today, there will be only 4 captains in the team and led by the 2 managers, 1 top managers and 1 rower. इसमें 4 कैप्टन थे जो कि जिनको लीड कर रहे थे 2 मैनेजर्स और फिर उनको इन सबको एक मैनेजर टॉप मैनेजर लीड कर रहा था और एक रोवर था इस टीम में. Besides that, they suggest to improve the rovers' working environment and give them higher efficiency. मैंने ये किया कि मतलब इनको कि हमें मतलब हमारे रोवर्स को मतलब उसको वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए एक्सेट्रा. In the next year race, the Japanese won by 2 miles. और जब अगले साल रेस हुई तो उसमें जापानीज जो थे वो 2 माइल्स पे जीत गए. The Arabian team immediately displayed the rover from the team based on the unsatisfactory performance. उन्होंने इस तरह किया कि रोवर्स को जो था वो unsatisfactory performance के हिसाब से उन्होंने मतलब उसको टीम से फायर कर दिया. But the bonus award was the paid to the management for the strong motivation in the team showed during the preparation phases. और उन्होंने जो भी बोनस वगैरह उन्होंने अवार्ड कर दिया मैनेजमेंट. The consultancy company prepared a new analysis which showed that the strategy was a good and the motivation was okay, but the the tool has to be improved. मतलब उन्होंने फिर जो कंसल्टेंसी कंपनी ने उन्होंने ये एनालिसिस प्रिपेयर किया कि जो स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी थी और मोटिवेशन भी बहुत अच्छा था हो गया था, बट द यूज एज अ टूल मतलब जो बोर्ड यूज की गई और टूल यूज किया गया वो ठीक नहीं था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए. करंटली द अरेबियन टीम इज डिजाइनिंग ए न्यू बोर्ड. अभी मतलब जो अरेबियन टीम है वो मतलब अभी न्यू बोर्ड जो है वो डिजाइन कर रही है. स्टिल नॉट ऑन द राइट ट्रैक. अभी तक वो अपने मतलब एक राइट ट्रैक पर नहीं आई, सही से मत नहीं आई. So lesson learned. What is the lesson to be get from this? The decision should be appropriate to the situation and needs. इसमें lesson learned में हमने सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ ये है कि decision appropriate होना चाहिए, हमारे situation के मुताबिक होना चाहिए. And that will result the best. Otherwise, wrong decision will result in the failure. अगर हम मतलब decision को अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो उसमें हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारे फेलियर के चांसेस में कम होते हैं. अदरवाइज अगर हमने मतलब डिसीजन गलत ले लिया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया और रॉन्ग टाइम पे ऊपर ले लिया, मतलब हमें इस तरह डिसीजन नहीं लेना चाहिए तो उसमें हमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. You have invested a lot, but with the proper and well planning, failure. तो ये सारी चीजें हमें फेलियर की तरफ ले जाती हैं. अगर डिसीजन मतलब ठीक ना ले बंदा, टाइम के ऊपर ना ले, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन ना ले, तो इसके फेलियर के चांसेस होते हैं.
ये listen mate. Team is a unionized facility. This is the topic. The team is a unionized facility. Trying to transform the unionized facility into team-based organization is difficult but not possible. सबसे टीम यूनियन अक्सर हमने मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस तरह हमारे सीडी हो गई वापडो हो गई इसमें यूनियंस बनी होती है लेबर्स यूनियन तो ये टॉपिक बेसिकली इससे रिलेटेड है teams cannot act or purport to act as a representative of the employees and should be not be dominated by the management members. Employee can be on the teams, but they cannot be represented by the employee. Workplace decision making should take place within the team, within the management, providing consultation and assistance. A design team cannot be representative of the employee, but rather as a people who have been selected to explore alternative plant structure. The design team must never have the appearance of the being a management attempting to create the company sponsor union. Care must be taken establishing a team and present the formal purpose of the ideal management that the management will then responded to. These teams cannot appear to be taking the place of the existing union structure and the dialoguing with the management. What is the unionized facilities? A labor union is a group of the worker who unite to improve their working condition through the collective bargaining with the employee union negotiation with the management over work issues such as wages and benefits and safety. लेबर यूनियन एक ग्रुप होता है वर्कर्स का जो कि मतलब अपने वर्किंग कंडीशन को जो वर्किंग कंडीशन उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो बार्गेनिंग होती है साथ में मतलब आपकी जो वेजेस हो गई या बेनिफिट्स हो गई इस तरह को उनको डिफेंड करने के लिए या उनको मतलब कैसे मैनेजमेंट से डिमांड करनी है किस तरह करनी है तो इस तरह ये सारा प्रोसेस को करने के लिए एक यूनियन बनाते हैं इसको जिसको लेबर यूनियन और इस तरह के नाम देते हैं इसकी सही एग्जांपल जो मेन एग्जांपल जो है वो है सीडीए की है सीडीए के अंदर लेबर्स की जो स्केल वाइज की वो बनी होती है यूनियन बनी होती है जो कि इनको आगे डिपेंड करती है इनकी प्रॉब्लम्स को देखती हैं इनको मतलब मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट से क्या चीज़ चाहिए मतलब इनकी डिमांड्स को सारी चीज़ें ये यूनियन देखती हैं What is a unionized company? A unionized workplace is a process of the organization, the employee of a company into a labor union which will act and unity between the employees and the company management. In most cases, it requires a majority vote for the employees and authorized union. So, what are the benefits of the being in a union? Union में होते हुए मतलब इसके क्या benefits होते हैं? Unions support both the employee and the employees. Union मतलब आप मतलब employees को भी सेव करती है और जो client है या मतलब जो उसको भी employee को भी सेव करती है. And being in one has the numerous benefits for both parties. Negotiation better way. Collective bargaining, negotiate better working condition, provide training for the new skills, provide the job security. इसमें job security भी आ जाती है. Give the general advice and supports. इसमें general advice और support भी आ जाती है. Negotiation for the additional benefits. इसमें additional benefits आ जाते हैं. Employer benefits इसमें employers के benefits भी आ जाते हैं. Moving to the next slide. What the employees needed. Employees को क्या चाहिए होता है? Organization also have needs they need to earn the profit that will satisfy their owners कि वो profit earn करें ताकि वो अपने owners को satisfy कर सके. Consider a business that use the dangerous chemicals in the manufacturing process. Sometimes the need of the employees and the employer or the consistence the organization can pay decent wages
and provide the worker with the safe working condition and the job security. At the other times, there is a conflict, real perceived or a little bit of the both between the needs of the employees and those of the employees. In such cases, worker may be motivated to join a labor union while they still making satisfactory profit. कुछ cases में इस तरह होता है. Why the union forms? So individuals are motivated to satisfy the 5 levels of the unmet needs: psychological safety, social esteem, and self-actualization. How they deal with the union leaders? Union leader के साथ किस तरह deal किया जाता है? The top management should arrange a meeting with the union leader. Top management जो होती है वो मतलब arrange करती है, meeting arrange करती है union leader के साथ. The top management should listen a union representative and provide their demands. Top management जो है वो जो यूनियन लीडर की बात सुनती है और उसकी जो भी डिमांड होती है उसको नोट डाउन करती है. Prioritize the demand with the proper most based on their needs. उसकी जो priorities जो होती हैं उसको priorities को उसको मद्देनजर रखते हुए उनको उनकी needs को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से priorities बनाती हैं कि कौन सी चीज़ें इनको पहले चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में चाहिए. उनकी priorities बना के उस हिसाब से हमको डिमांड को पूरा करती है. Conduct the rule meeting with the union on every demand and the concept and demand after the several meeting. How to deal with the union leader? Analyze the priorities and some lower most of priorities demand by the union. Negotiate with the top leadership of the union and make them satisfactory by the mean through the commitment with the demand and supply. The administration should consider their specific needs of the union leader. The management should be careful with the expression of the decision taken. Let the union leaders express the decision. They are the slaves of the worker. Closing out the team. Next topic is closing out the team. When a team has completed its purpose, it's important to provide the closure. जब एक टीम अपना गोल अचीव कर लेती है, अपना पर्पस जो भी मतलब टारगेट अचीव कर लेती है, तो उसको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड क्लोजर उसको मतलब क्लोज किया जाता है. Empower the team by the asking the member how the would like to bring the closure of the project merger with another team. A scheduled meeting to present the team the finding the recommendation. Invite anyone affected by the team's recommendation. Moving to the next slide, closing out the team, identify the any other as of the organization that will benefit from the team ideas or skill. Encourage the team members to develop the lesson learned both as the individual and the team that they are willing to share with other teams. Give the resignation and reward the team accomplishment. And moving to the next slide, ideal close out the team. Show your appreciation for the team members and the manager who made the project work. At this stage, the key performance are the eager to work with you in the failure to celebrate a job done with the work of a party or the grading. You can ensure that your team feels appreciated and the interest and the next project will be high. क्लोजिंग आउट टीम में ये होता है कि जब मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है विद इन टाइम, अच्छे तरीके से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप मतलब उनको जो टीम होती है जो आपके जिसने मतलब प्रोजेक्ट सक्सेस में आपका एक अहम किरदार अदा किया होता है, उसको आप मतलब कोई बेनिफिट दे देते हैं, कोई मतलब अप्रिसिएशन दे देते हैं, कोई अप्रिसिएशन लेटर दे देते हैं, ठीक है, कोई इस तरह मतलब फेयरवेल पार्टी अरेंज कर देते हैं, ठीक है, और ताकि ये मोटिवेट रहें अगर अगला कोई प्रोजेक्ट आता है आगे प्रोजेक्ट में ये आपके साथ मतलब इससे भी अच्छा काम कर सकें.
So moving to the next slide. Thank you for listening. Thank you very much.